हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अभी हम आपको अपने साथ लेकर आए हैं बहुत खास मेहमान को, दीप्ति समाधिया, जिनके पास पूरे 7 बार का प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से जब आप इनकी वीडियो देखेंगे और पूरी वीडियो को समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रीलिम्स के जो एक एक की है, एक एक पॉइंट है, वो किस प्रकार से हमें क्लियर करने हैं, क्या करने हैं। तो फिर मैं आपको डायरेक्ट मिलाती हूँ दीप्ति समाधिया से। ये रही मैम। हाय मैम, कैसी हैं? हेलो एवरीवन, मैं अच्छी हूँ। तो ये बच्चे ये चीज जानना चाहते हैं कि जैसे आपने 7 बार डायरेक्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? इसके पीछे सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी थी कि जो सिलेबस है उसको अच्छे से फॉलो करें, दूसरा टेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा लगा सके वो लगाएं। वाह, तो आप अपना मोरल कैसे मतलब बनाकर रखती थी पूरे टाइम? डिप्रेशन तो होता होगा इतने लंबे टाइम, मतलब 2017 से लेकर 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक आप लगातार फाइट करती चली आ रही हैं। तो डिप्रेशन तो होता है क्योंकि हम देख रहे हैं पीएससी में कई टाइम से रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहे हैं, सिलेबस भी चेंज हो गया 2 बार बीच में, तो एक कंटिन्यूटी बनाना, मोटिवेशन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप जैसे योगा से जुड़े रहें, मेडिटेशन करें, इसके अलावा अपनी हॉबी को टाइम दें, सिर्फ पढ़ने में ही ना रहें, पढ़ना भी जरूरी है, बट आप जैसे 5 से 6 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे अपनी हॉबी को भी दें और 1 घंटे योगा और मेडिटेशन को दें, तो आपका मोटिवेशन बने। देखो मैम क्या बताना चाह रही है, मैम ये बोलना चाह रही है कि ये जरूरी नहीं है कि पूरे टाइम हम 24 घंटे अपने दिमाग में बुक्स का, सिलेबस का वर्डन लेकर घूमें। मैम ये बताना चाह रही है कि जो आपको पसंद है आप उसको भी थोड़ा टाइम दो, जिससे क्या होगा कि आपका डिप्रेशन है ना, आप डिप्रेशन की ओर नहीं जाएंगे, आपका मोरल डाउन नहीं होगा। और बाकी मैम जो पोस्ट पर है, मैम अपनी थोड़ी सी पोस्ट के बारे में बताइए, आपका किस बैच में सिलेक्शन हुआ है, ये सारी चीजें। मेरा सिलेक्शन 2019 पीएससी में हुआ है और मेरी जो पोस्ट है वो अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के रूप में हुआ है, जहाँ मेरी पोस्ट है असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट ऑफिसर। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की पोस्ट है और ऑडिट का मेनली काम रहता है। ओके, तो अब आपको कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? फाइनली आपको कैसा लग रहा है, कैसी फील आती है, क्या कैसा है? काफी अच्छा लग रहा है। आप जिस लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं अगर वो मिल जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि आप अच्छा ही फील करते हो। एक नई जगह पहुंचे हैं, प्रशासन में कैसे काम हो रहा है ये जानने का मौका मिल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है फिलहाल अभी, तो नई नई जगह जाने का मौका मिल रहा है, नए नए लोगों से मिल रहे हैं और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो अच्छा ही लगता है। और एक चीज और कि जो आपके टॉक्सिक जो रिलेटिव्स है, उनसे आपने खुद को कैसे प्रोटेक्ट करके रखा? पेरेंट्स के ऊपर तो बर्डन आता होगा शादी को लेकर, चीजों को लेकर, तो आपने कैसे ये सारी चीजें मैनेज करके रखी हैं? ये इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि रिलेटिव हैं, आप उनसे डायरेक्ट कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो इसको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इग्नोर करें, उनसे बचें। जो ज्यादा निगेटिव लोग हैं उनसे मिलने से ही बचें। कोशिश करें कि उनसे मिलना ही ना पड़े, और अगर मिलना भी पड़ रहा है तो अपने कान बंद रखें। ये बहुत अच्छा आइडिया है, अपने कान आप टोटल बंद रखे है ना, तो ये इससे बचा जा सकता है। अच्छा ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग। देखिए अब मैम को आज कितना अच्छा फील हो रहा है, उनका सिलेक्शन हो गया, मतलब उन्होंने होप जो है ना अपनी बना कर रखी थी। उनका जो 19 वाला जो बैच है उसमें सिलेक्ट हुई है, क्वालिफाई है, तो 7 टाइम्स मेंस लिखा हुआ है। इंटरव्यू के कॉल्स आपके कितने हैं, कितने बार इंटरव्यू? मैंने 2 बार दिया हुआ। ओके, अभी आपका पेंडिंग में है? मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था वो 2019 में हुआ था। और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है मैम से ज्यादा बेटर तो हमें कोई क्लियर नहीं करने वाला कि प्रीलिम्स की जड़ें क्या हैं, कहाँ से हमें मजबूती लेकर आनी है। तो हम लोग मैम से सिलेबस को लेके सारी चीजें क्लियर करते हैं, जो भी फर्स्ट यूनिट से लेकर 10 यूनिट्स तक के लिए जो जो चीजें मैम ने की हैं, तो वो अगर हम लोग को बताएंगे और हम उन्हें फॉलो करते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सबको बहुत हेल्प होने वाली है। ओके मैम, तो आप फर्स्ट यूनिट से बताइए, जो हम लोग का इतिहास वाला यूनिट है, हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं? बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें जो चेंजेस आए हैं, संकल्पना, विचार, ये सारी चीजों को लेकर, मध्यकालीन को कितना वर्डन देना है, मेडाइवल हिस्ट्री को, मॉडर्न को, तो इन चीजों को थोड़ा आप क्लियर करो तो बच्चों को अच्छा लगेगा। तो जो पहला यूनिट है सिलेबस का वो भारत का इतिहास है, तो इसके लिए मैं जो प्रेफर करती थी, देखो सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। हाँ, ये तो मैं अपनी बता सकती हूँ। हाँ, वही थी। तो इसके लिए मैं लुसेंट प्रेफर करती थी। और एमपी की जो हिस्ट्री वगैरह का पोर्शन था वो मैं परीक्षा धाम से करती थी। तो मुझे लगता है ये दोनों बुक सफिशिएंट है। इसके अलावा वही टेस्ट
अच्छे से दें। और टेस्ट ये नहीं है कि आपने लगाया टेस्ट, नंबर देके कितने सही हुए और छोड़ दिया। आपको करना ये है कि टेस्ट लगाने के बाद आपको पूरा एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत हुए हैं और कौन से पढ़े हुए थे वो गलत हुए हैं। हाँ, ये तो पॉइंट है। इनको ना जो भी गलत हुए हैं उनको मार्क करके चले और फिर उसको यही नहीं छोड़ना है टेस्ट को, उसको साइड में रख भले दो अभी, लेकिन उसको 1-2 बार रिवाइज करें टाइम टू टाइम। मतलब टेस्ट को भी रिवीजन करना है। जो हमने टेस्ट दिया है तो हम उसको देने के बाद उसे पहले एनालाइज कर ले, फिर उसके बाद हम उसको रिवाइज करें, ताकि 1-2 दिन बाद करके देखें, या कुछ भी जैसा हमने जो गलतियां की थी उनको सुधार करना है। ताकि हमें जो टफ क्वेश्चन है जिनके आंसर गलत हुए थे तो हम उनके सही आंसर याद रख सकें। क्योंकि क्या होता है एमपीपीएससी में वही क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। तो अगर वो क्वेश्चन दोबारा से आपको मिल गया, आपकी किस्मत अच्छी हुई, तो वहाँ गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो है। इसलिए क्वेश्चन पेपर को संभाल के रखें और टाइम टू टाइम उनको देखते रहें। दूसरा, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, इसके बारे में मैं बता ही चुकी हूँ। परीक्षा धाम से किया था मैंने, और साथ ही निर्माण की कुछ बुक फॉलो की थी। तो आप निर्माण की इसकी भी बुक्स आती हैं, मतलब एमपी के लिए प्रेफर कर सकते हैं। जिसको मतलब कंटेंट का तो ये होता है, जिसको जिसमें मजा आए वो पढ़ने में इंटरेस्ट, अपना जो बेस है वो बना के रखें कोई एक बुक को। बाकी और बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप उसी में ऐड करते जाएं, है ना। बहुत सारे सोर्स ना रखें, क्योंकि बहुत सारे सोर्स रखने से दिक्कत ये आती है कि लास्ट में आप रिवीजन नहीं कर पाते हो। तो सब चीजें एक ही जगह होगी तो आप इजीली उसको रिवाइज कर। अब आते हैं भारत का भूगोल, जो तीसरी यूनिट है। इसके लिए मैं प्रेफर करती थी लूसेंट। मैंने ज्यादातर लूसेंट से ही पढ़ा है। तो मेरे पास प्रॉपर नोट्स नहीं थे, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई कोचिंग नहीं लगाई थी। नहीं, लूसेंट तो मुझे भी लगता है ऐसा कि सफिशिएंट है, उसमें अच्छा कंटेंट है। मैंने भी बच्चों को जो बुक्स वाली वीडियो पे उस पर भी शेयर किया है कि लूसेंट से बहुत सारी चीजें कवर की जा सकती है। तो मैंने इसके लिए लूसेंट प्रेफर की थी। साथ ही में इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके लिए मैं जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली आती है ना, वो लगाती थी। उसके मैंने सारे चैप्टर लगाए हुए थे और कई बार लगाए थे, तो मुझे लगभग ज्योग्राफी तो सारी याद हो गई थी। साथ ही प्रीवियस पेपर उनको साथ लेके चलें, उनको मत छोड़ें। क्योंकि मतलब लास्ट जो 10 इयर्स के हैं वो तो करना ही चाहिए। और उनमें से जो क्वेश्चन इररिलेवेंट हो गए हैं उनको हटा दें। बाकी जो अभी वर्तमान में आपके सिलेबस में है उनको देखें किस तरह जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो मतलब अपन परीक्षा जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको देखें, उनसे समझें। और जो करंट में चेंजेस आ रहे हैं तो वो तो करंटली है, ईयर वाइज वो चेंज होते जा रहे हैं, तो उनको स्किप करते जाएं। और इसके अलावा मेंस मैं साथ लेके चलती थी प्री से। अच्छा। तो प्री से लगभग 1 महीने पहले तक मैं मेंस और प्री साथ में ही चलाती थी। तो मैं इसके लिए मेंस के भी जो नोट्स थे अपने वो पढ़ती थी साथ साथ। मध्य प्रदेश का जो भूगोल है उसके लिए मैं परीक्षा धाम और निर्माण की बुक्स प्रेफर करती थी। साथ ही इन्हीं बुक्स में ऑब्जेक्टिव भी दिए रहते हैं, तो उनसे प्रैक्टिस करती थी। स्पेशल कोई अपन को ऑब्जेक्टिव की बुक लेने की जरूरत नहीं है, जो पीछे दिए हुए चैप्टर वाइज हम लोग वो लगा सकते हैं। एमपी के लिए तो वही लगा सकते हैं। बाकी प्रीवियस पेपर में रहते ही हैं उनको लगाएं। और जो मेन स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए हम लूसेंट प्रेफर करते हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश एवं भारत की संवैधानिक व्यवस्था यूनिट 5, इसके लिए भी मैंने लूसेंट ही प्रेफर की थी। और मेंस के जो नोट्स थे मेरे उनको पढ़ती थी, साथ ही प्रैक्टिस करती थी। और इसमें संविधान की व्यवस्था में एक स्पेशल चीज मैं ये करती थी, जो मेरे टेस्ट रहते थे तो उसमें क्या है 100 क्वेश्चन रहते थे। और ये जो पार्ट है ये क्या है, बहुत बोल सकते हैं ज्यादा चेंज नहीं आते हैं इसमें। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर भी लगा लें इसके लिए तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं। मेरे इस पोर्शन से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता था कभी। अगर मैं मानूं कि प्री निकालने में कुछ मेरा योगदान अगर सबसे ज्यादा है तो इस पोर्शन का है। बाकी जो एक्ट आते थे और आयोग आते थे उनको मैं कभी गलत नहीं करती। होता यही है कि लोग क्या करते हैं कि कठिन क्वेश्चन के पीछे भागते हैं कि कठिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जबकि वो सबका गलत होता है। लेकिन जो सरल क्वेश्चन आ रहे हैं कम से कम वो गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो गलत सही कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है गलत, बस ये है कुल मिलाकर। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए मैंने निर्माण की बुक प्रेफर की, इसके साथ ही परीक्षा धाम पढ़ा। और इसके अलावा मैं जो फोकस करती थी वो करंट थोड़ा पढ़ती रहती थी कहीं से, मंथली मैगजीन वगैरह पढ़ ली कभी। और सबसे ज्यादा जो फोकस रहता था वो मैं स्पीडी खरीदती थी लास्ट टाइम पे, जब पेपर आने वाला होता था उससे पहले वाले महीने में मैं खरीद लेती थी।
और उससे ज्यादा से ज्यादा करती थी। ओके, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा करंट बेसिस आते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए स्पीडी लेनी चाहिए। ओके, क्योंकि उसमें रैंकिंग वगैरह, जीडीपी ये सब पूछते हैं, तो मैं उसको ही प्रेफर करती थी। साथ ही एक निर्माण की भी एक करंट की बुक आती है लास्ट टाइम पे, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, तो मैं उसको भी प्रेफर। ओके, और वो स्टैटिक वाला पोर्शन आपने इसका भी ल्यूसेंट से ही कवर किया लगभग। ओके, इसके अलावा विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, अगेन ल्यूसेंट हर मर्ज की दवा है ल्यूसेंट। और मेंस को मत छोड़े। हाँ, प्री के 2 महीने पहले तक मेंस को अपने साथ लेके चले। मैं 1 महीने पहले तक लेके चलती थी, क्योंकि मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था। तो उस वजह से नहीं, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अब उनके लिए तो यही है कि अभी सिर्फ प्रीलिम्स में लगना है उनको, क्योंकि अब अगर इस बार देखें तो प्रीलिम्स आने ही वाला है। तो अब मेंस को ना पढ़े, सिर्फ प्री पे फोकस करें। बाकी जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता ही होगा कि पहले मेंस ही करते हैं सब। और अब अंतरराष्ट्रीय घटनाएं एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, इनके लिए मैं सिर्फ एसपीडी प्रेफर करती थी। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। और एमपी की करंट के लिए, एमपी की करंट के लिए वो निर्माण की एक बुक आती थी लास्ट टाइम पे, वो पढ़ती थी। इसके अलावा मैं टेस्ट लगाती थी, जो करंट के जितने भी टेस्ट जहां से भी मिल जाएं उनको लगा लेती थी। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको मार्क करके रखती थी, तो बाद में रिवाइज कर लेती थी, तो वो याद हो जाते थे, तो हो जाते थे। इसके अलावा जो करंट की स्पीडी आती है उसमें भी पीछे कई सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, हम उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनको मार्क करते जाएं, ताकि जब आप रिवाइज करें तो पूरे सारे फिर से ना देखना पड़े, सिर्फ मार्क क्वेश्चन ही देखें और आपका काम हो जाए, है ना। मतलब मैम का ये कहना है जो क्वेश्चन हमसे सही हो रहे हैं एक बार में, जो हमने ठीक कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव लगाते टाइम पे, तब उन पे कम फोकस करना है। और जो हमने बिल्कुल, जिसका कुछ पता नहीं था, हमें एग्जैक्टली हमने रॉन्ग किए थे जो क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को हमें दोबारा से मार्क करके जब रिवीजन करेंगे तो उन्हें पहले रिवीजन करना है। अब अगर 10वीं यूनिट देखें तो मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, इसके लिए भी एमपी की कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। निर्माण की, परीक्षा धाम की, मैं परीक्षा धाम और निर्माण दोनों ही यूज करती थी। इसके अलावा मैं प्रैक्टिस बहुत करती थी, प्रैक्टिस की है मैंने एमपी के लिए भी और भारत की जो चीजें आती हैं उनके लिए भी। और बाकी जो एक प्रैक्टिस के लिए आप ल्यूसेंट आती है ऑब्जेक्टिव वाली, उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चन रहते हैं उसमें, आपके गेम्स कवर हो जाते हैं, उसमें आपकी कला संस्कृति कवर हो जाती है। इसके साथ ही जो अपने हिस्ट्री, भूगोल, ये सब क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाते हैं, सारे कुछ कवर हो जाते हैं। इतने सारे क्वेश्चन है, आप अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है उससे। और मेन मतलब यही है कि प्रैक्टिस पे फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। सिलेबस, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, सिलेबस से बाहर की चीजें नहीं पढ़नी है। जो आपके 2-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सिलेबस से बाहर अगर आ गए हैं तो आप उनके पीछे पड़ जाते हैं, और बाकी जो यही है 90 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं उनको छोड़ देते हैं। और मैंने भी यही स्ट्रेटजी फॉलो की थी। मेरे 19 में 85 नंबर आए थे प्री में, तो मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट होता है। ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सही दिशा में पढ़ने से होता है जी। ये तो है, दिशा क्लियर होनी चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, भटकना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, कई सारे नोट्स इकट्ठे कर लिए, अलग अलग कोचिंग्स के, अलग अलग, वही कि बुक कलेक्टर नहीं बनना है, डिप्टी और उनको पढ़ना भी नहीं होता है। तो कम बुक्स रखें, कम नोट्स रखें, लेकिन उनको बार बार पढ़ें। इससे क्या होगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी, और जब उनको यूज करना होगा तो जल्दी समझ में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस अगर आप चाहते हैं मैं लेकर आऊं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।